हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण। तो इसको बात करने से पहले सबसे पहले ये जान लेना जरूरी था कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से समझा है कि कैसे कैसे ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत भारत कब से कब तक था। तो 1773 से 1853 तक था। उसके बाद था कि उसमें से कौन कौन से एक्ट आए थे। ठीक है, उसमें से हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर चार्टर एक्ट आते हैं। देन उसके बाद हमने बात की थी कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत कब से कब तक था। तो 1858 से 1947 तक क्या था कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत रहता है। ठीक है, उसमें से भी कई सारे एक्ट आते हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल से समझा है। आप में से जो भी उसको नहीं देखा हो तो क्योंकि संविधान का निर्माण पढ़ने से पहले हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत उठाओगे तो उसमें भी आपको पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने को मिलेगा। हालांकि हम लोग एम लक्ष्मीकांत की नोट्स से ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उस क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उसके इतिहास के बारे में यदि हमको नॉलेज होता है तो उसका वर्तमान समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कैसे कैसे एक्ट आते थे, उनमें कैसे कैसे धीरे धीरे भारतीयों को भी जगह मिलने लगी, भारतीयों को भी उनमें शामिल किया जाने लगा। जो विधान परिषदें, जो मंत्री स्तरीय परिषदें बनाई जाती थी तो उनमें भारतीयों का भी मतलब जो काम किया जाता था तो भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाने लगता है। फिर भारतीय कैसे संविधान सभा के निर्माण की मांग करते हैं, जब वो 1885 में किसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, भारतीय संविधान की मांग करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन आता है, ये संविधान के निर्माण के लिए ही भेजा जाता है। कब भेजा जाता है ये, तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1942 में आता है। तो इसमें क्या बात कही जाती है, जो क्रिप्स मिशन आता है इसके 3 मेन रूप से जो अध्यक्ष थे, इसमें जितने भी मेंबर थे वो क्या थे। सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी जो कमी कहें या इसकी जो भी कमजोरी थी, सबसे बड़ी थी कि इसमें क्या थे, मतलब भारतीय मेंबर कोई भी नहीं था। जितने आए थे वो सारे ब्रिटिश मेंबर थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ आया तो इसका मुस्लिम लीग ने तो खुलेआम बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उसके पृथक निर्वाचन की बात नहीं की गई थी इसमें। और गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें जो वहाँ के अधिकारी थे वो वहीं की ही बात करेंगे, यहाँ कोई भारत का मेंबर था ही नहीं। तो उन्होंने इसका बहुत ही कड़े रूप से प्रदर्शन किया था। इनमें से कभी कभी इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन मेंबर थे उसमें। तो मेन रूप से 3 थे, जो सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे उसके, और एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, देन उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आता है, जो कि संविधान सभा के निर्माण का आधार बनता है। तो संविधान सभा के निर्माण का आधार कौन बनता है, मेन रूप से कैबिनेट मिशन ही माना जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले संविधान निर्माण के बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि संविधान क्या है। ठीक है, हालांकि हमने इसके फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि संविधान क्या है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संविधान आखिर है क्या। तो बात करें, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट नोट्स है। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये एक यूपीएससी की नोट्स हैं, तो इसलिए ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि ये नोट बनाई गई है, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, काफ़ी समय लगा बनाने में। तो इसको आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं तो यही सजेशन करूँगी कि काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, कैसे लिखें हम, क्योंकि क्या होता है कि हम लक्ष्मीकांत में आप जितने भी पेजेज है, कितनी मोटी बुक है वो, तो हम तो पूरी नहीं उतार सकते हैं ना। इसलिए नोट्स का मतलब ही होता है कि आप जितना पढ़ो डिटेल, उसका यदि 100 वर्ड पढ़ते हो तो उसको 10 वर्ड में लिखो। ठीक है,
नोट्स का मतलब यही है, किताब नहीं छापना है आपको, नोट्स बनानी है। तो अब हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें से हम ये देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हम रिवाइज कर सकते हैं या कितना उसको लिख सकते हैं। क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप जितना पढ़ो या लिखो, तो जब आप एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले रिवाइज करने बैठो, तो उसको जो जो भी फैक्ट हैं या पॉइंट वाइज आप लिखे हो, उसको तुरंत जल्दी जल्दी फटाफट देखो और वो आपको समझ में आ जाए, किताब नहीं पढ़नी पड़े आपको, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी किताब पढ़े रहोगे 2-3 बार, तभी तो आप नोट्स बनाओगे। अन्यथा यदि एक बार में ही नोट्स बनाते हो तब तो किताब उतारना बिल्कुल वही है कि आप उतारोगे ही। इसलिए 2-3 बार पढ़ो पहले, फिर नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत से बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे कि नोट्स कैसे बनाएं या मुझे समझ में नहीं आता कैसे लिखें, इसलिए हमने ये सोचा कि चलिए नोट्स में ही बताया जाए। पूरा जो नोट्स है अपनी, तो उसी के द्वारा ही समझाया जाए कि कैसे क्या होता है, तो आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो। और यदि पीडीएफ चाहिए इसकी, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो कि पीडीएफ में मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो करके भेजिएगा कि चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उसमें से पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहले संविधान की बात करें, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। अब हम बात करें संविधान की, तो संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है। मेन रूप से बोले तो आप लिख लो, संविधान डालो, फिर उसमें से लिखो संविधान जो है वो क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये संविधान मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि संविधान क्या होता है, क्योंकि हमें छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लिख लो कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण। तो इसमें से आप यदि फ्लो चार्ट बनाना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो आपकी नोट्स और अच्छी बन सकती है। इसमें से आप बना सकते हो, इसमें से आप यहाँ पे बना सकते हो, संविधान का निर्माण डाल के यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले डिमांड इसकी क्या है, संविधान की डिमांड क्या क्या की गई थी, किसके किसके द्वारा और कब की गई थी। निर्माण की योजना क्या कैसे बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि संविधान सभा का गठन एवं कार्यप्रणाली क्या थी। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य भी हैं इसके बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसको लिखा किसने, सजावट किसने की, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था, तो इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इतना हमको मेन रूप से संविधान के निर्माण में पढ़ना है, ये हमको पता चल गया। क्या क्या पढ़ना है कि इसमें डिमांड क्या क्या की जाती है और निर्माण की योजना क्या क्या बनाई गई थी। देन उसके बाद की संविधान सभा का गठन एवं कार्यप्रणाली क्या क्या थी, कितनी बैठकें होती हैं, क्या कैसे होता है, तथा इसके जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यदि बात करें तो क्या होता है कि संविधान सभा के निर्माण में मेन रूप से तो औपचारिक रूप से 1934 में ही इसकी पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा मांग की जाती है। लेकिन थोड़ा सा और इसके डीप में जाएं यदि हम, तो क्या होता है कि तिलक द्वारा 1896 में, कब 1896 ईस्वी में स्वराज्य की मांग की गई और 1922 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में इसकी मांग रखी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप नोट करते जाओ। 1922 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में इसकी मांग रखी थी। देन उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भविष्य की संवैधानिक योजना में अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग रखी थी, ठीक है। 1934 में क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू ने भविष्य में अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब है कि जिसकी जो जाति, कोई एक विशेष जाति जिसकी जनसंख्या कम हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने मांग रखी थी कि उनके अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाए। देन उसके बाद 1928 में बात करें हम, तो
जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार संविधान पेश किया गया था, ठीक है। मतलब कि नेहरू योजना भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान था। तो यहाँ पे 1928 में आप क्या लिखोगे? 1928 नेहरू योजना भारतीयों के द्वारा बनाया गया पहला संविधान। देन उसके बाद अब हम आते हैं कि 1934 में पहली बार M.N. राव ने संविधान सभा की मांग औपचारिक तौर पर की थी, ठीक है। देन उसके बाद देखें तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब? 1935 में। 1934 में M.N. राव करते हैं। उसके बाद 1935 में किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें और आगे बढ़े तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि जब भारत आज़ाद कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि भारत के आज़ाद होने के बाद जो है संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उसमें उसमें कैसे मेंबर चुने जाएंगे? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी गई संविधान सभा होगी, ठीक है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये है, पहले क्या होता था, व्यक्ति 21 साल का जब होता था तब वयस्क माना जाता था, ठीक है। उसमें था 61वें संशोधन के बाद 18 वर्ष कर दिया गया था, नेहरू जी के द्वारा ही कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, तो आप लोग नोट कर सकते हो कि 61वें संशोधन के द्वारा जो वयस्क मताधिकार का वो था वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था उम्र इसकी, ठीक है। तो इसमें नेहरू जी के द्वारा ही ये किया गया था। तो इसमें नेहरू जी क्या बोलते हैं कि जो संविधान सभा होगी, क्योंकि संविधान सभा में मेंबर थे, कितने मेंबर थे? 389 थे। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो संविधान सभा के जितने भी मेंबर हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे और वही फिर संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। कब? 1938 में ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। और क्या बात की थी कि मतलब ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको क्या कर लिया? स्वीकार भी कर लिया। जब उन्होंने घोषणा की तो ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, जो कि पूर्णतः असफल रहता है। इसका यहाँ पे कोई टिकने ही नहीं देता है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे वो इसका विरोध कर देते हैं कि अलग जो पृथक पाकिस्तान की बात नहीं की जा रही है। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय कांग्रेस के थे वो क्या कहते हैं, ये पोस्ट डेटेड चेक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो इसका मेन कारण ये था कि इसमें कोई मेंबर भारतीय नहीं था, इसमें जितने भी थे वो ब्रिटिश संसद के मेंबर थे। इसलिए इसकी यहाँ पे जैसे ही आता है इसको यहाँ से बहिष्कार करके भगा दिया जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन थे मेन रूप से? तो सर पैथिक लॉरेंस, ये इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। AB अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। देन उसके बाद फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की योजना ही क्या होती है? संविधान सभा के गठन का आधार मानी जाती है। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप में से जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको बिल्कुल पता होगा, आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा के गठन का आधार कौन सी योजना मानी जाती है, या कैबिनेट मिशन किस सन में आई थी, या 1946 में कौन सा मिशन लाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से आपको याद रखना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना ही संविधान सभा के गठन का आधार बनती है, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन की योजना आती है वही संविधान सभा के गठन का आधार बनती है। इसके बाद अब हम बात करें संविधान सभा का गठन एवं कार्य प्रणाली। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं क्या होता है कि कैबिनेट मिशन के आधार कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें आप नोट करते जाओ। संविधान सभा का गठन एवं कार्य प्रणाली, इसकी हेडिंग कर लो। देन उसके बाद कि कैबिनेट मिशन के आधार अनुसार संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा ही होगा। इस संविधान सभा की संरचना निम्नलिखित होगी, ठीक है। इसकी जो संरचना है वो निम्नलिखित होगी।
सबसे पहले तो इसमें जो सीटों का आवंटन किया गया था, तो भारत की संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें जो सीटें आवंटित की गई थी वो 389 थी। ये सीटें कैसे आवंटित की गई थी, तो ये सीटों का आवंटन प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज एक सिटी में जहाँ पे 10 लाख जनसंख्या है वहाँ पे एक सीट, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट किया गया था। तो ऐसे ही 389 सीटें थी, यानी कि प्रति 10 लाख पे एक सीट आनी थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 389 सीटें यानी कि पूरे देश से ही आ गई थी। ठीक है, देन उसके बाद इसमें से सीटें अलग अलग इनमें बटी हुई थी कि अंग्रेजी भारत का मतलब क्या है, अंग्रेज भारत या ब्रिटिश प्रांत बोले तो इनमें ये था कि जो ब्रिटिश के अधीन भारत था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इसके चंगुल से छूटा, लेकिन कुछ ऐसा भारत का हिस्सा था जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अधीन हो गया था, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में नहीं जा पाई थी। ठीक है, तो इसमें यही बात हम जानेंगे कि इनमें ये जो 389 सीटें थी उनमें से इसका बंटवारा कैसे किया गया था। तो इसमें से तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो चुनाव होना था, जैसे 10 लाख जनसंख्या पे क्या हो गया कि सीटों का आवंटन कर दिया गया कि प्रति 10 लाख संख्या पर एक सीट होगी। ठीक है, देन उसके बाद इसमें क्या होता है कि चुनाव अप्रत्यक्ष होना था। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया कि जनता के द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधायिका के सदस्यों के द्वारा था। ठीक है, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्ट जनता नहीं चुनती थी, जो प्रांतीय विधायिका होती थी जो जनता के द्वारा ही बनाई जाती थी, तो जनता का प्रतिनिधि मान के ही वो क्या करते थे कि प्रांतीय विधायिका के जो सदस्य होते थे वो क्या करते थे कि यहाँ पे जो सदस्य थे संविधान सभा के इनको चुनते थे। इसमें ही सांप्रदायिक जो इसमें भी क्या हुआ कि सांप्रदायिक चुनाव जारी रहा। निर्वाचकों के 3 वर्ग बनाए गए थे, जो भी निर्वाचक थे यहाँ मतलब चुनाव लड़ने वाले थे उनमें से 3 वर्ग बनाए गए थे, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और सामान्य हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देन उसके बाद अब बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब हुआ था? 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। इसमें 3 वर्ग बनाए जाते हैं, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसमें जब चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में भाग लिया। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी, हमने 3 इसके जो वर्ग देखे तो उनमें से मुस्लिम लीग इस चुनाव में भाग तो लेती है, लेकिन अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए वो क्या करती है कि इसने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसमें पार्टिसिपेट तो करती है, लेकिन जब बैठक होती है तो उसका मुस्लिम लीग जो थी वो बहिष्कार कर देती है। ठीक है, तो अब हम बात करें इसका, हमने समझ लिया, ये लिख लेना आप कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसमें इसके कितने वर्ग थे? तो 3 थे, मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। ठीक है, अब इसमें सीट जो थी 389 सीटें थी। इसमें से जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत थी, मतलब कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत और देशी रियासतों के अंतर्गत कितनी कितनी सीटें दी गई थी। तो सबसे पहले तो इसमें सीटें थी 292 प्लस 4। ठीक है, प्लस 4 का मतलब यह है कि 4 कमिश्नरी प्रांत से था, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान ये अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इनको सीटें दी गई थी। तो कौन कौन सी थी? 292 तो अंग्रेजी के डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत थे। उसके बाद जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, तो यहाँ दिल्ली था, अजमेर, मेवाड़ था और कुर्ग था और बलूचिस्तान था। ठीक है, ये जितनी आपको स्लाइड में दिख रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये लिखते जाओ उसको लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर यदि आप उठा के देखोगे, यदि अभी तक नहीं देखे हो तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देखना, यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, किसी भी स्टेट पीसीएस के हो या आप कोई भी लोअर लेवल का भी पेपर उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंग्रेज भारत में 292 प्लस 4। ठीक है, 292 प्लस 4 का मतलब है कि चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4 मेंबर थे, जिनमें से दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ या कुर्ग और बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, देन उसके बाद है देशी रियासत।
देसी रियासत में 93 कुल जो सीटें थी, 389 में 93 सीटें ही देसी रियासतों को प्राप्त हुई थी, बाकी 296, ठीक है, जो 292 तो ये हो गई, इसको 4 और प्लस कर दें तो 296 हो जाएंगी। तो 296 ब्रिटिश प्रांत की थी और देसी रियासतों की कुल थी तो 93 सीटें थी, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो संविधान सभा के सदस्य मनोनीत व निर्वाचित दोनों थे। जो संविधान सभा के सदस्य थे वो क्या किए गए थे, मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। अभी भी आप देखते हो कि कुछ जो होते हैं मतलब निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है कुछ का, सॉरी, और कुछ का राष्ट्रपति के द्वारा या इनके राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो जैसे कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनमें से आपने देखा था कि लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ये समझो कि संविधान सभा के सदस्य मनोनीत व निर्वाचित दोनों ही तरह से थे, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, ब्रिटिश भारत का आवंटित सीट, जो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीट थी उसमें से भी कैसे कैसे आवंटित थी। तो सबसे पहले ये सिर्फ ब्रिटिश भारत की हो रही है, ठीक है। ये हम 389 सीटों को देखे थे, अब इसमें से जो 296 है उनमें से बात करें यदि हम, तो कांग्रेस के लिए 208 थी और मुस्लिम लीग के लिए 273 थी और छोटे व स्वतंत्र सदस्य जो थे उनके लिए 15 थी, ठीक है। और 296 में 208 क्या होती, कांग्रेस के लिए थी और मुस्लिम लीग के लिए 73 होती है और छोटे और स्वतंत्र जो सदस्य थे उनके लिए कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो संविधान सभा में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। संविधान सभा में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था या संविधान सभा के मेंबर बोले तो महात्मा गांधी और जिन्ना, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं, देन उसके बाद इसको समझेंगे। संविधान सभा की बैठक एवं सत्र कब कब होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, दूसरी बैठक संविधान सभा की कब होती है, तीसरी बैठक संविधान सभा की कब होती है, इस संविधान का निर्माण में कितने वर्ष लगे थे, तो ये सारी बातें हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसमें से आप हेडिंग करो संविधान सभा की बैठक एवं सत्र, ठीक है। उसमें से आप पहला पॉइंट लिखोगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे या कब बनाए गए थे, तो कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको ये टॉपिक पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप अभी नेक्स्ट पॉइंट नोट करो कि संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। देन उसके बाद इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उनको इसलिए बना दिया गया था कि वो उस समाज में काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति थे, इसलिए कि उनको ज़्यादा समझ होगी। तो पहले तो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, इसलिए उनको क्या किया गया कि उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। उसके 2 दिन बाद ही, ज़्यादा दिन नहीं लगे, 9 दिसंबर को हमने देखा कि पहली बैठक होती है और 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई कि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 2 दिन का अंतर था बैठक में। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है तो उसमें क्या किया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, उनका नाम लिख लो आप कि यहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा होगा, नंद सिन्हा था, ठीक है। उनका नाम जो था सच्चिदानंद सिन्हा था। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और जस्ट उसके 2 दिन बाद ही 1946 में, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बना दिया जाता है, यानी कि स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। देन उसके फिर दूसरे दिन
मतलब कि 2 दिन बाद तीसरे दिन 9 को हुई, फिर 11 को हुई, फिर 13 को होती है। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक होती है तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का आधार बनी थी। ठीक है, जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था तो वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुई कि बाद में जो हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो वो उसका आधार बनी थी। इसमें बात करें तो इस उद्देश्य से क्या हुआ, जो उद्देश्य प्रस्ताव था तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी, यानी मान्य किया गया था। कब किया गया था? तो 1946 में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ, प्रस्तावना का आधार क्या माना जाता है, तो आप लिख सकते हो कि नेहरू जी द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना का आधार बाद में माना जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 1947 को स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो इसमें से क्या होता है, स्वीकृति इसको मिल जाती है। संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, यानी कि संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और ये आप लिखते जाना जितना हम बोल रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा को कितने दिन लगे थे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। सबसे ज़्यादा जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग होता है, इन एग्ज़ामों में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण, मतलब कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये आप पूरा नोट कर लो। उसके बाद इसमें खर्चा कितना आया था, तो इसमें खर्चा आया था 64 लाख रुपए का। तो सबसे पहले आप लिखो कि इस दौरान कुल कितने सत्र हुए थे, 12 सत्र हुए थे। ठीक है, 12 सत्र में, यानी कि 12 सत्र का मतलब है कि अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए थे। अब इनमें से कैसे कैसे अधिवेशन हुए थे ये बात हम देखते हैं। तो जो 12 अधिवेशन होते हैं तो इनमें से 12 सत्र में जो 11 सत्र का प्रयोग संविधान के निर्माण में, ठीक है, ये बात आप याद रखना, संविधान के निर्माण के लिए कितने सत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 11 सत्रों का प्रयोग संविधान के निर्माण में किया जाता है। और जो 12वां सत्र था, तो 12वें सत्र था जो वो संविधान सभा की अंतिम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जितनी भी अंतिम औपचारिकताएं थी उनको पूरा करने के लिए जो 12वां सत्र था, यानी कुल 12 सत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि 12 अधिवेशन होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 होते हैं, लेकिन संविधान निर्माण में पूछा जाता है तो 11 ही हुए थे। ठीक है, कि संविधान के निर्माण में 11 सत्रों का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो 12वां सत्र था वो संविधान सभा की अंतिम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कुल 3 वाचन होते हैं। ठीक है, जब ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो 24 जनवरी को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। ठीक है, 3 वाचन मतलब कि संविधान सभा को पढ़ा जाता है। तो कब पढ़ा जाता है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार संविधान सभा को पढ़ा जाता है। तो संविधान सभा में कुल 3 वाचन होते हैं। ये बात आप लिखो कि संविधान सभा में कुल 3 वाचन होते हैं। संविधान को संविधान सभा के द्वारा 29 नवंबर 1949 को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब पूर्ण रूप से बनाकर तैयार कर दिया गया था। तो संविधान को संविधान सभा के द्वारा 29 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से इसको स्वीकृति दे दी गई थी, यानी कि अंगीकृत, आत्मार्पित, समर्पित कर दिया गया था जो भी था उसमें। तो इसमें से क्या किया गया था कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा 29 नवंबर 1949 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 29 नवंबर 1949, सॉरी यहाँ पे 1949 होगा। ठीक है, इसको क्या किया गया था, स्वीकृति दी गई थी संविधान सभा को।
इसमें कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे जिनका संबंध, जैसे कि हम नागरिकता और तदर्थ जो संसद के संदर्भ में था, तो इसमें से जो कुछ प्रावधान थे या बोले कि अधिनियम थे या एक्ट थे वो आर्टिकल थे, ठीक है, तो वो पहले ही लागू कर दिए गए थे इसी दिन, यानी कि जिस दिन स्वीकृत किया गया था 29 नवंबर 1949 को। सॉरी, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 होगा, ठीक है, वही तो मैं सोच रही थी 26 नवंबर 1949 होगा, कंफ्यूज थे। 26 नवंबर आप सही कर लेना, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति दी गई थी, ठीक है। देन उसमें था कि इसमें इसी दिन क्या किया गया था कि कुछ इनके नागरिकता और जो तदर्थ संसद के संदर्भ में इनके संबंध को लागू कर दिया गया था उसी दिन, ठीक है, 26 नवंबर को ही। देन उसके बाद जो शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, यानी कि जो कुछ शेष प्रावधान थे और भी जो प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को फिर पूर्ण रूप से लागू किए जाते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन क्या हुआ था कि जो संविधान सभा थी तो उसने संविधान पर हस्ताक्षर की थी। तो संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, संविधान सभा के द्वारा। अब संविधान सभा का मतलब आप ये समझो कि जब भी कोई संविधान सभा बोल रहा है, ठीक है, तो संविधान सभा में आपको ये आना चाहिए कि संविधान सभा मतलब कि 389 मेंबर जो थे वही संविधान सभा में थे, ठीक है। तो मतलब कि अब ये ना कहे कि 389 मेंबर के द्वारा यहाँ पे ये बात कही गई कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के अलावा संविधान सभा ने क्या किया था, राष्ट्रपति का चुनाव भी किया था, ठीक है। तो इसमें जो संविधान सभा के द्वारा बैठक वो दस्तखत किए जाते हैं। फिर 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने के अलावा संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया, यानी कि हालांकि चुनाव ये 2 साल बाद होते हैं, 1951-52 में होते, लेकिन पहले ही क्या कर दिया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया गया था और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था, ठीक है। तो इसमें से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, यानी राष्ट्रगान जो वंदे मातरम था, सॉरी, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक था और जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम था उसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। इसमें से एक बात और आप नोट करो कि जो क्या हुआ था, इसमें दस्तखत हुए थे 24 जनवरी को, यहाँ पे 389 मेंबर थे, ठीक है। तो 389 मेंबर में क्या होता है कि एक तो भारत के विभाजन के बाद उसमें से कुछ मेंबर जो थे कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो 299 मेंबर ही शेष रह जाते हैं 389 में से, ठीक है। अब इसमें से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, इनमें से कुछ महिलाएं भी थी। तो इनमें से जो मुख्य रूप से महिलाएं थी वो कितनी थी, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसमें आप थोड़ा सा अंतर समझिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने दस्तखत किए थे या हस्ताक्षर किए थे, यानी कि संविधान में कितनी महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत अलग हैं, ठीक है। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, लेकिन संविधान सभा जो संविधान था उसमें हस्ताक्षर सिर्फ 9 महिलाएं ही करती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, 15 थी, लेकिन संविधान में हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं सिर्फ और सिर्फ 9 थी, ठीक है। और जो अदर मेंबर थे तो उनमें से जो संविधान सभा में हस्ताक्षर करते हैं तो 284 मेंबर ही संविधान सभा में हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब क्या होता है कि देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1943 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है, तो इसमें से 299 सदस्य ही बचते हैं। जो हम 389 पढ़ रहे थे तो कुछ पाकिस्तान में मेंबर जाते हैं, जिसमें से 299 ही बचते हैं। 299 में 284 मेंबर ही दस्तखत करते हैं, जिसमें से कि 15 महिलाएं होती हैं। तो 15 महिलाओं में से 9 महिलाएं इसमें सिग्नेचर करती हैं संविधान में, और जो अदर महिलाएं थी वो इसमें सिग्नेचर नहीं करती हैं। तो ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है कि इसमें कितनी महिलाएं सिग्नेचर करती हैं और कितनी महिलाएं संविधान सभा में हैं,
ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले अब हम इसके आगे का कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो अब जो संविधान सभा से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको प्री मेंस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी हम लोग डिटेल से समझेंगे कि क्या 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 कैसे इसमें बात की गई थी। तो इसको फिर हम अब कल देखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, और समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अच्छा लगे तो, ठीक है। अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दोगे आप, चलेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है तथा जो भी अभी नए हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। देन नोट्स बनाना चाहो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, और पीडीएफ चाहिए तो आप बता देना हमें, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, पढ़ते रहो, धन्यवाद।